हेलो एवरीवन। सो आज हम वीक 9 मैथ 1 का ग्रेडेड असाइनमेंट करेंगे। एंड जो भी वीक्स का बचा हुआ है मैथ 1 में जो भी वीक्स अभी बाकी है जैसे कि 10, 11, 12 वो सब का भी ग्रेडेड असाइनमेंट और भी कुछ पीछे वाला बाकी जैसे कि 8, 7 वो भी जल्दी ही मैं अपलोड कर दूँगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आज का ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इस वीक्स में कम ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। हमें जो मोस्टली इस ग्रेडेड असाइनमेंट में जो फाइंड करना है वो है मैक्सिमा और मिनिमा। कैसे हम पता करते हैं किसी फंक्शन का। तो अगर हमें कोई फंक्शन एफ एक्स दे रखा है एंड हमें मैक्सिमा मिनिमा निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, यानी कि उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे एंड उसे 0 से इक्वेट कर देंगे। तो मतलब अगर हम उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किए और 0 से इक्वेट किए तो हमारे पास कुछ एक्स का वैल्यू आएगा। तो जब जो उस एक्स का वैल्यू आएगा फिर उस पर हमें पता करना होगा कि कैसे मतलब उस जो x है उस पर हमारा फंक्शन मैक्सिमा आ रहा है कि मिनिमा आ रहा है। इसके लिए हम एफ डैश एक्स का यूज़ करते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, अभी बस थोड़ा सा सुन लेना है जो भी मैं बोल रही हूँ एंड ये जो कंसेप्ट है थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है। एंड देन जब क्वेश्चन आएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि फिर जब हमें पता करना होगा कि उस x पे हमारा जो फंक्शन है वो मैक्सिमा आएगा कि मिनिमा आएगा, तो उसके लिए हम एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं। यानी कि जो हमने इस फंक्शन को एक बार डिफ्रेंशिएट किया उसे हम दोबारा एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ये जो फंक्शन डिफ्रेंशिएट करके आया था उससे फिर एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अगर हमारा एफ डबल डैश एक्स अगर हमारा ग्रेटर देन 0 आता है तो उस पॉइंट पे हमारा जो है वो मिनिमा बनेगा, यानी कि उस वैल्यू पे, उस एक्स के वैल्यू पे हमारा मिनिमा बनेगा। उल्टा चलता है, अगर ये पॉजिटिव आया तो मिनिमा आएगा, अगर ये हमारा एफ डबल डैश एक्स अगर हमारा निगेटिव आया तो मैक्सिमा होता है उस एक्स पे। आपको ये थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है इस ये वाला चीज़ कि अगर ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा आएगा और एंड जब लेस देन 0 है तो मैक्सिमा आएगा। ओके, आगे देखते हैं। एंड दूसरा कंसेप्ट है एरिया अंडर द कर्व का। तो जो एरिया अंडर द कर्व हम निकालते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन का। तो किसी भी कर्व का अगर हमें एरिया निकालना है किसी ए से बी पॉइंट तक के लिए तो हम ऐसे उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं ए से बी एफ एक्स। एंड एक चीज़ है एरिया बिटवीन टू कर्व। अगर हमारे पास दो कर्व दे रखा है और उस दोनों के बीच का हमें एरिया निकालना होगा तो हम क्या करते हैं कि डिफरेंस मतलब इंटीग्रेट करते हैं ए से बी एफ एक्स माइनस जी एस और उसका हम क्या लेते हैं मॉड यानी कि पॉजिटिव वैल्यू। क्योंकि एरिया जो है ना वो निगेटिव नहीं होता है, मीन्स एरिया पॉजिटिव चीज़ होता है। इसीलिए अगर एफ एक्स है मतलब एफ एक्स और माइनस जी एक्स ये लिए एंड देन उसका मॉड लिए। अगर हमें इसे एक एग्जाम्पल से समझाएं तो ये एक कर्व है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। हमारे पास दो कर्व है, ये G2 है और ये F2 है। तो अगर हमें इस दोनों मतलब इस कर्व इन दोनों कर्व के अंदर का एरिया निकालना है जो कि ये शेडेड पोर्शन है, तो एरिया कैसे हम निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम, मीन्स इस ये जो है ना ये फॉर्मूले से मैं समझा रही हूँ कैसे आया। तो क्या करते हैं हम सबसे पहले जो ये G2 है ना, तो G2 का अगर हम एरिया निकालेंगे कहाँ से कहाँ तक है, इसे हम मान लेते हैं ये 0 से 1 तक का है। तो 0 से 1 तक अगर हम G2 का एरिया निकालते हैं तो हमारे पास ये पूरा पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, बट हमें क्या करना है, हमें तो ये वाला वाइट पोर्शन लेना ही नहीं था। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये जो F1 है F1 के नीचे का एरिया ले लेते हैं F1। तो इससे क्या हुआ कि पहले हमने G2 का पूरा एरिया लिया एंड देन उसमें से हमने F1 का एरिया घटाया। दैट इज़ कि ये जो F1 का एरिया था इसे हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, ये जो एरिया अंडर द कर्व था इन दोनों जो फंक्शन है इन दोनों के बीच का एरिया हमें आ गया। तो हमने बड़े वाले ये जो बड़ा वाला फंक्शन था उससे घटाया छोटा वाला फंक्शन, तो हमारे पास ये एरिया अंडर द कर्व आया। ओके, तो ऐसे इसीलिए एंड जो अगर आपको ग्राफ पता है कि इसका ऐसे जा रहा है तो आप ऐसे कर सकते हैं G2 माइनस F1। तो इससे क्या होगा, आपको मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप कहीं पे भी सिचुएशन इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, ग्राफ इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा ग्राफ ऊपर होगा नीचे आएगा, तो इस केस में हम क्या कर लेते हैं, मॉड ले लेते हैं। मतलब आना तो आंसर वही है, इसलिए मॉड ले लिया जाता है बिकॉज एरिया इज़ पॉजिटिव। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फंक्शन इन कॉलम ए द कॉरस्पॉन्डिंग एरिया बिटवीन इट्स ग्राफ इन द इंटरवल दिस, ये इंटरवल है, ऑन द एक्सिस इन कॉलम बी
एंड द इमेज होता है। मतलब क्या कि हमें ये कॉलम ए, कॉलम बी और कॉलम सी तीनों को मैच करना है कि कौन किस में से मैच होगा। सो सबसे पहले कॉलम ए में हमारे पास फंक्शन दे रखा है, कॉलम बी में एरिया अंडर द कर्व है, मतलब उस फंक्शन के एरिया अंडर द कर्व कहाँ से कहाँ तक इंटरवल हमें दे रखा है, इंटरवल है -1 से 1 तक का, एंड देन उस फंक्शन का ग्राफ है। ओके तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम एरिया निकाल लेते हैं सब फंक्शन का। तो जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है अगर हम उसमें एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, f(x) का एरिया निकालना तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 f(x), एंड हमारे पास जो f(x) का दे रखा है -1 से 1 f(x) का हमारा x, तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो x का जो इंटीग्रेशन होता है वो x²/2 कहाँ से, -1 से 1। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है ना, कि जो पावर होता है उसे हम क्या करते हैं, पावर को जो पावर है उसमें हम एक ऐड करेंगे अपॉन जो हमारे पास पावर आया उसे ही नीचे लिख देना है। इंटीग्रेशन ऐसे होता है, ठीक है, जिन्हें नहीं पता था उनके लिए। ओके तो हमारे अब जो हमारे पास लिमिट है जो कि -1 से 1 है, इस तो सबसे पहले हम अपर लिमिट को पुट करेंगे। सबसे पहले 1 को पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2, और फिर बीच में हम माइनस का साइन लगाएंगे एंड देन -1 को पुट करेंगे इसमें। तो -1 को अगर हम -1 को उसमें पुट करेंगे क्या होगा, -1 का स्क्वायर इट इज़ 1/2, और ये दोनों घट किया जाएगा 0। तो हमारे पास जो फर्स्ट जो फंक्शन था उसका एरिया हमें आया है ये 0, तो ये इससे मैच हो गया। एंड जो इसका ग्राफ है तो f(x) है, यानी कि एक y(x) का ग्राफ है, तो ये एक लीनियर ग्राफ है। तो लीनियर ग्राफ अगर हम देखें तो ये वी शेप का ग्राफ है, दैट इज़ ये मॉड ऑफ x का ग्राफ है। ये पाराबोला है यानी कि क्वाड्रेटिक का है, एंड ये जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है, दैट इज़ लीनियर ग्राफ। तो बी जो मैच होगा वो बी मैच होगा 3 से। तो अगर हम इसे एक जगह लिखें तो ये फर्स्ट जो है वो मैच हो रहा है बी से, एंड बी मैच हो रहा है 3 से। तो फर्स्ट का हमने सॉल्व कर लिया, वैसे ही हम फिर सेकेंड का और थर्ड का सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं आगे पेज पे। सो हमारा सेकेंड फंक्शन है f(x) = mod x, एंड जो mod x का ग्राफ होता है वो अगर हम ऐसे बनाए तो ऐसा बनता है। मैंने पिछले वाले वीडियोस में भी बता रखा है कि ये वी शेप का ग्राफ बनता है mod x का। थोड़ा कुछ जो ग्राफ है वो स्टैंडर्ड ग्राफ है, उन्हें ध्यान में रखना है, जैसे कि ये पाराबोला हो गया, स्ट्रेट लाइन का हो गया, ये मॉड का हो गया, एंड देन फिर लॉग का ग्राफ है, वो सब थोड़ा ध्यान में रखना होता है। तो इसका ग्राफ तो मैंने बता दिया, इसका एरिया अंडर द कर्व क्या होगा। तो अगर मैं इसका एरिया कहाँ से कहाँ तक लेना है, -1 से 1 f(x) निकालना है। तो जो हमारा मॉड है ना, मॉड बेसिकली टूटता है का मतलब अगर हम इसे बताएं तो इसकी हमारा इंटरवल क्या है, इंटरवल है हमारा 0, -1 एंड 1। तो जो हमारा ये वाला इंटरवल है -1 से 0, इसके बीच में ना हमारा जो f(x) है ये निगेटिव आएगा। तो हम कुछ भी रखते हैं जैसे कि -1 रखेंगे तो -1 क्या होता है, अगर हम -1 रखेंगे मॉड में तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो ये कैसे आता है, मैंने बता रखा है कि जो mod x जो है वो निगेटिव इंटरवल में ऐसे खुलता है, -x से खुलता है, ठीक है। अगर थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं यहाँ बताती हूँ। अगर mod x है ये 2 तरीके से खुलता है। अगर x > 0 है तो वो डायरेक्ट x आ जाता है, बट अगर x < 0 है तो ये -x आता है। अगर इसे हम रख देते हैं इसे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, एंड फिर अगर मैं इसका एग्जांपल दे दूँ कि यहाँ पे ये -x क्यों है, तो एग्जांपल दे देते हैं एक। तो अगर हमारा x = -1 है मान लेते हैं, तो क्या होता है मॉड ऑफ हम -1 करते हैं तो इसका आंसर 1 कैसे आ जाता है, ये 1 ऐसे आता है कि ये ना ये -1 होता है। ओके तो ये 1 आ जाता है, ये ऐसे खुलता है, इसके पीछे का लॉजिक है ये। सो ये लॉजिक अगर आप ध्यान में रखना है तो रखिए, नहीं तो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपको बस ये याद होना चाहिए कि जो हमारा mod x है वो x < 0 पे ये -x से खुलता है। ओके सो इसी चीज़ का अगर हम यूज़ करें तो ये -1 से 0 के बीच में क्या हो जाएगा हमारा, ये
मॉड एक्स जो है वो नेगेटिव चलेगा, तो हमें इंटरवल को ना बीच में से कट करना पड़ेगा। यहाँ पे -1 से 0 करेंगे तो हमारा fx जो है ना वो -x होगा, एंड देन प्लस 0 से 1, 0 से 1 में हमारा जो fx है वो पॉजिटिव ही रहेगा, तो वो x डायरेक्ट खुलेगा। तो फिर अगर हम इसे क्या करना है, इंटीग्रेट, तो होगा ये -(x²/2) 0 से -1 से 0 प्लस ये भी x²/2 -1 से 0, तो 0 रखेंगे तो 0 आ जाना है, तो क्या हो जाएगा ये -0, 0 रखेंगे तो 0/2 0, तो 0 माइनस ये -1 इस पर रखेंगे तो -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/2, और ये आगे में माइनस पहले से है ये वाला, ठीक है, प्लस ये भी 0 -1/2 ऐसा ही आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये माइनस तो गया, तो इसका आंसर मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये रहा, ये हो जाएगा 1/2 और 1/2। थोड़ा सा यहाँ पे मेरा गलती हो गया, मैंने लिमिट गलत लिख दिया। यहाँ पे ये -1 से 0 यहाँ था, यहाँ 0 से 1, ठीक है, ये -1 से 0 फिर 0 से 1, तो 0 से 1 था इसका लिमिट, गलती हो गई, जल्दी से सॉल्व नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हम इसमें 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 -0, ओके। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस ये प्लस हो गया, फिर ये प्लस 1/2 यानी कि 2/2 डेट इज़ 1। सो हमारा सेकेंड मैप होता है, ये जो है इसका आंसर 1 आया, तो सेकेंड सेकेंड हमारा मैप हुआ है सी से, एंड सी किससे मैप होगा, इसका ग्राफ है 1, सेकेंड C1, ठीक है। इसे यहाँ पे ऐसे सर्कल कर लेते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं ये थर्ड, देन हमारा थर्ड फंक्शन है fx = x²। तो इसका सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक हमें एरिया अंडर का पता करना है, -1 से 1 तक, x² है हमारा फंक्शन, तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² का x पावर में 1 ऐड करेंगे, 2 + 1, और जो पावर है उसे नीचे लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 + 1 -1 से 1, तो क्या हो गया ये x³/3 -1 से 1। अब इसमें लिमिट रखेंगे तो 1 रखेंगे तो क्या होगा 1/3, एंड देन -1 रखेंगे तो -1/3 माइनस, फिर इसमें हम रखेंगे -1, तो क्या हो जाएगा -1/3, -1 का होल क्यूब है, तो स्क्वायर रहता तो 1 हो जाता, क्यूब है तो -1 ही आएगा, तो क्या हो जाएगा ये 2/3। तो हमारा थर्ड जो मैप हुआ है वो किससे हुआ है, थर्ड मैप हुआ है ए से, और इसका ग्राफ है 2। तो हमने तीनों पता कर लिया, जस्ट ऑप्शन देखना है अब। तो मैंने यहाँ पे सारा ऑप्शंस जो भी हमारा आंसर आया था उसे मैंने यहाँ पे मतलब लिख दिया है, एंड देन हम देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या था। तो इसमें बोल रहा है फर्स्ट B मैप विथ 1, फर्स्ट B3, तो ये गया, फर्स्ट B3 हाँ सही है, सेकेंड C1 ये भी सही, ये सही है, इन दोनों ही सही है, यानी कि ये सही हो गया। सेकेंड C1 सही है, थर्ड A2 हाँ ये भी सही है। सेकेंड B1 ये गलत है, सेकेंड फर्स्ट B3 है, 1 से मैप नहीं है, तो हमारा 2 ऑप्शन सही था, B एंड C। अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है ए सिलेंडर ऑफ रेडियस x, तो सिलेंडर है, सिलेंडर का रेडियस है हमारे पास x, और उसका जो हाइट है वो है 2h, ओके, इज़ टू बी इंस्क्राइब्ड इन स्पेयर, यानी कि हमारा जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर ये एक स्पेयर के अंदर है, और इस स्पेयर का रेडियस क्या है r, यहाँ पे सब शो किया गया है। तो ये जो सिलेंडर है उसका हाइट h है, एंड जो रेडियस है वो x है, हमारे पास जो स्पेयर है उसका रेडियस r है, ठीक है। उसमें बोला जा रहा है द वॉल्यूम ऑफ सच सिलेंडर इज गिवन बाय, वॉल्यूम जो है सिलेंडर का वो v = 2πx² है, इसे दिया मतलब निकाला जाता है, एंड द सरफेस एरिया ऑफ द आउटर कर्व्ड सरफेस इज गिवन बाय, तो सरफेस एरिया हमारा s = 4πxh है। तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर हम A, B और C ऑप्शन देखें तो इसमें बोला जा रहा है द सिलेंडर हैज़ मैक्सिमम वॉल्यूम अमोंग ऑल सिलेंडर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड व्हेन, मीन्स हमारे पास जो ABC तीनों में ये बात हो रहा है वो है मैक्सिमम वॉल्यूम का, ठीक है, सिलेंडर का मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा, एंड हमें सिलेंडर का बता रखा है कि वॉल्यूम जो हम इस चीज़ से निकालते हैं,
अगर हम ऑप्शन देखें तो सब चीज़ में ना एच और आर है, एच आर, कहीं पे भी ना ये एक्स नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि हम कैसे भी तरह इस x को हटा दें इस इक्वेशन से। देन हम क्या करेंगे, ये जो v है इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमें मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने बताया था ना कि अगर हमें मैक्सिमम मिनिमम पता करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, फिर उसे इक्वेट करना पड़ेगा 0 से। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसे x को गायब करना पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे, अगर हम इस चीज़ को ध्यान से देखें जो फोटो दे रखा है, तो इसमें ये यहाँ पे ना 90 डिग्री बन रहा है। तो हम इस मतलब इस चीज़ को देखते हुए कह सकते हैं कि जो h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होता है ये r स्क्वायर के बराबर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो हमारा x आएगा वो क्या आएगा, r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर का रूट। तो बस इस चीज़ को यूज़ करते हुए हम ये जो है इस v वाला जो इक्वेशन है इसमें से हम हटा सकते हैं इसको। तो इसे हम आगे देखते हैं, पेज आगे। सो हमारा जो वॉल्यूम दे रखा था वो था 2 पाई x स्क्वायर h, और हमने जो निकाला रिलेशन वो क्या था, x स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। तो इस रिलेशन को हम यहाँ पे पुट कर देते तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। हमारे पास जो ये आर है ना वो कांस्टेंट है, यहाँ पे बताना चाहिए था बट हमें ये मानना पड़ेगा कि ये कांस्टेंट ही है। अगर हम इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो क्या हो जाएगा, b इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब। अब हम इसे क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमा निकालना है। तो डी वी बाई डी एच निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ये आर जो तो कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट है, एच एक वेरिएबल है। तो डी वी बाई डी एच करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, और एच का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो मतलब एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है ना। तो एच का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 माइनस एच क्यूब हो जाएगा 3h स्क्वायर। यहाँ से फिर यहाँ पे मैं फिर से बताती हूँ, ये आर जो है ना, आर स्क्वायर ये कांस्टेंट है, ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है 3 स्क्वायर इंटू एक्स। तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है हम क्या करते हैं, ये 9x है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है 9। तो बस ये वाला टर्म आता है ना कांस्टेंट वाला, तो यही आर स्क्वायर। ओके, अब हमें क्या करना है, डी वी बाई डी एच को हमें इक्वेट करना है किससे, 0 से। ठीक है, तो इसे हम इक्वेट करेंगे 0 से, यानी इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या होगा, ये 2 पाई जो है ना इधर बेस में मतलब जो भी है ये इधर आके क्या हो जाएगा, 0 बाई 2 पाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसे मैं नीचे लिखती हूँ, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब ये क्या आ गया, आर स्क्वायर इक्वल टू 3h स्क्वायर। तो ये आ गया r इक्वल टू √3h। मैंने क्या किया, दोनों साइड रूट ले लिया, तो r इक्वल टू √3h हमारे पास आ गया। अब हम देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या था। ये क्या था, r इक्वल टू √3h। ओके, इसे ध्यान रखना। तो ये था h इक्वल टू r, ये तो नहीं है हमारे पास, r इक्वल टू √3h था, h इक्वल टू √3r, h इक्वल टू क्या हो जाएगा, r बाई √3, h इक्वल टू √3r, ये गलत है, h इक्वल टू r बाई √3, हाँ ये सही है। अब हम देखें डी ई एफ, ये तीनों ही ऑप्शन में हमें क्या बोला जा रहा है, द सिलेंडर हैज़ मैक्सिमम सरफेस एरिया ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस एमंग ऑल सिलेंडर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड व्हेन। तो इसमें भी हमें मैक्सिमम सरफेस एरिया बताना है, एंड हमें सरफेस एरिया का जो इक्वेशन दे रखा है वो s इक्वल टू 4 पाई एक्स एच है। एंड ऑप्शन में अगर हम देखें तो सब में h और r के बीच में रिलेशन है, कहीं भी x नहीं है, तो हमें x को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, जैसे हमने इस वाले में किया था, ABC में किया था। s इक्वल टू 4 पाई एक्स एच, हमारे पास क्या है, इक्वेशन था एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, एक्स इक्वल टू रूट अंडर आर एच, क्या है आर माइनस एच, आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो इसे हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 4 पाई रूट में आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। इसे हम सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे इधर में, ठीक है। तो इसे क्या करते हैं, अब हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो डी एस बाई डी एच होगा 4 पाई। अब ये दो फंक्शन है, एक ये और एक ये, तो हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा। चेन रूल तो हम मान लेते हैं हमारे पास ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन है,
तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन किए तो क्या हो गया, h का डिफ्रेंशिएशन 1 एंड सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ रहेगा तो आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, फिर प्लस, फिर ये हमारा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, रूट का डिफ्रेंशिएशन होता है तो रूट एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है ना 1/2 रूट एक्स होता है, इसे याद रखना है। तो ये हो जाएगा 1/2 रूट आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। फिर ये जो चीज़ अंदर में है इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा, आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 एंड ये है क्या, माइनस एच स्क्वायर, समथिंग लाइक माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस तो ऐसे ही रहेगा, ये 2 इधर आएगा तो -2x एंड इसका पावर 2 - 1 1। ये डिफ्रेंशिएशन है, इंटीग्रेशन में ऐड होता था, इसमें सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक, तो ये ऊपर में लिखाएगा कि हो जाएगा इंटू -2x। इस चीज़ को सेपरेट कर देते नहीं तो कन्फ्यूजन हो सकता है। क्या आ जाएगा, इसे अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 कट जाना है, ये आ जाएगा 4/रूट आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये माइनस यहाँ था तो ये माइनस सॉरी ये एक्स नहीं होगा, ये एच होगा ना, ये तो हमेशा बता रहे थे। बेसिकली हमारे पास एच है यहाँ पे, एक्स की जगह, तो एच इंटू एच क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बाय रूट आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो क्या हुआ, ये 4 इधर जाएगा नीचे तो 0/4 0 ही हो जाएगा तो हमारे पास। और फिर हम क्या करेंगे, इसको ये चीज़ और मतलब इसे हम यहीं पे लिख देते हैं, ये 4 जो है ना ये इधर आके 0 हो जाना है, फिर ये ब्रैकेट हट जाना है एंड ब्रैकेट हट जाएगा तो फिर ये पूरी चीज़ 0 के इक्वल है तो उसे उस पार फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा, ये =2 में आ जाएगा, ये =2 में आ गया और ये 0 हट गया। अब हमें इक्वेट करना है, ये रूट और ये रूट क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो ये हो गया आर स्क्वायर इक्वल टू 2h स्क्वायर एंड कह सकते हैं आर इक्वल टू √2h। तो हमारे पास रिलेशन आया है आर इक्वल टू √2h। अब देखते हैं ऑप्शंस, तो हमारे पास रिलेशन आया था आर इक्वल टू √2h। ठीक है, तो मैच करें तो h इक्वल टू 2r, ये गलत है, h इक्वल टू जो h के रिस्पेक्ट में देना है तो h इक्वल टू क्या होगा, r/√2, h इक्वल टू r/√2, h इक्वल टू r/√2, हाँ ये सही है, h इक्वल टू √2 ये गलत है। तो 2 ऑप्शन सही था, एक E एंड ये C ऑप्शन सही था। एंड किन्हीं किन्हीं के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने यहाँ पे ये जब हम इसे सॉल्व कर रहे तो हमने यहाँ पे डबल डिफ्रेंशिएट क्यों नहीं किया। जैसे कि मैंने बताया था कि जब हम इसे इक्वेट कर लेते हैं फिर हमारे पास कुछ x का वैल्यू आता है। ठीक है, अगर x का वैल्यू 1 2 3 ऐसा कुछ आ रहा है, मतलब x का वैल्यू 1 से ज़्यादा, यानी मान लेते कि हमारे पास जो x है ना वो -1 और 1 दोनों ही आ गया, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस पे मिनिमा बन रहा है किस पे मैक्सिमा बन रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ। बट जो हमारे पास ये जो क्वेश्चन था इसमें अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो हाँ, ये यहाँ पे जो हमारे पास जो r बोले या h बोले उसका जो वैल्यू आया है ना इक्वेट करके वो एक ही वैल्यू आया है। अगर हम यहाँ पे कहें h इक्वल टू क्या हो जाएगा r/√3, तो हमारे पास h के लिए एक ही वैल्यू आया है एंड हमें बोल भी दिया कि क्वेश्चन में कि तुम ना क्या निकालो, मैक्सिमा निकालो, और हमारे पास एक ही h का वैल्यू आ रहा है। दैट्स मीन कि वो जो h का वैल्यू है h इक्वल टू √3 ये h इक्वल टू r/√3 इसी पे हमारा क्या बन जाएगा, मैक्सिमा बन जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में मतलब ये जो ऑप्शन है इसमें स्पेसिफाई कर दिया था कि तुम ना मैक्सिमा ही निकालो, हमारे पास h का एक ही वैल्यू आ रहा था, दैट मीन उसी वैल्यू पे हमारा मैक्सिमा बनेगा। ठीक है, और इसमें भी बोल दिया था कि तुम मैक्सिमा ही निकालो और मेरे पास h का ना एक ही वैल्यू आया था h इक्वल टू r/√2, 2-3 वैल्यू नहीं आया तो हमें पता करने का जरूरत नहीं पड़ा डबल डिफ्रेंशिएट करके, नहीं तो करना पड़ता इस इतने बड़े फंक्शन को हमें फिर डबल डिफ्रेंशिएट करना पड़ता, ये जो ds/dh आया है इसे एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ता। ओके, तो इसमें यूज़ नहीं हुआ हमारा डबल डिफ्रेंशिएशन का। आगे देखते हैं, आगे यूज़ होगा एक क्वेश्चन में। हमारा थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द कर्व इन द फ्लोइंग फिगर इनक्लोज अ निगेटिव एरिया ऑन द एक्स एक्सिस। तो निगेटिव एरिया मतलब हमारे पास कुछ कर्व्स दे रखे हैं, हमें बताना है कि निगेटिव एरिया कौन से कर्व का होगा। सो निगेटिव एरिया कब आएगा किसी कर्व का,
जब उसका जो पॉजिटिव पार्ट हो वो पॉजिटिव पार्ट कम हो और ये निगेटिव पार्ट ज़्यादा हो, तब जाके जो हम क्या करते हैं फिर माइनस करने से कि हमारे पास पॉजिटिव पार्ट आया 3 और निगेटिव पार्ट आ गया 5, 3 माइनस। तो निगेटिव कर्व मतलब निगेटिव एरिया कब आएगा, जब हमारे पास पॉजिटिव एरिया कम हो और निगेटिव एरिया ज़्यादा हो। तो बस वही चेक करना है। तो अगर हम कर्व 1 में देखें तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव एरिया है। मीन्स अगर जो ऊपर बनता है ना, अगर ये x ये y है, ये x, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है वो हमारा मतलब पॉजिटिव एरिया बन जाता है। एंड जो निगेटिव होता है मतलब जो नीचे होता है मतलब एक्स एक्सिस के नीचे, यहाँ से निगेटिव वाई होता है ना, निगेटिव वैल्यू ऑफ वाई होता है, तो इधर निगेटिव एरिया बनता है बेसिकली। अगर हम फर्स्ट कर्व देखें इसी लॉजिक का यूज़ करते हुए, तो हमारे पास ये जो है ना, ये ऊपर वाला इतना पार्ट ये पॉजिटिव एरिया है, जो ये छोटा सा है वो निगेटिव एरिया है। तो देखने से ही पता चल रहा है कि ये जो इसमें जो है ना, ये बड़ा एरिया मतलब पॉजिटिव एरिया ज़्यादा है और निगेटिव एरिया कम है। तो इसका जो ओवरऑल जो एरिया आएगा ना वो मतलब पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव एरिया ज़्यादा है। एंड हम लोग क्या ढूंढना है कि निगेटिव एरिया किस में ज़्यादा है। एंड कर्व 2 में ये पॉजिटिव एरिया है, ये निगेटिव एरिया है, तो इसमें निगेटिव एरिया ज़्यादा है, तो ये सही ऑप्शन है हमारा। इसमें ये पॉजिटिव था और ये निगेटिव था, ये शायद दिख नहीं रहा ठीक से। ये पॉजिटिव एरिया है, ये निगेटिव एरिया है, ये पॉजिटिव एरिया है, निगेटिव एरिया है। हमें निगेटिव एरिया ज़्यादा पता करना है। इसमें तो बस ये पॉजिटिव एरिया है, निगेटिव एरिया है ही नहीं। इसमें ये निगेटिव एरिया है और ये पॉजिटिव एरिया है, क्योंकि यहाँ पे सब निगेटिव है, निगेटिव वैल्यू ऑफ वाई है, ठीक है। तो इसमें भी निगेटिव एरिया ज़्यादा है, तो हमारा ये दोनों कर्व 2 और कर्व 4 आंसर हो जाएगा निगेटिव एरिया का। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4। सो हमें पास एक मतलब दे रखा था बड़ा सा क्वेश्चन, दैट इज़ पैराग्राफ, तो इसे रीड आउट करना है। देन उसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों का ही आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 5 आगे आएगा। सबसे पहले हम इसका जस्ट निकाल लेते हैं, यानी कि जो कंक्लूजन है ना उसे हम यहाँ से लिख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो थोड़ा सा पढ़े तो क्या है, ये क्वेश्चन ईजी है, बस इसे बड़ा करके दिखाया गया है। सपोज f1x इक्वल टू एक्स क्यूब, तो एक इन्फॉर्मेशन ये मिला, और f2x इक्वल टू एक्स, ओके। डिनोट द प्रॉफिट ऑफ कंपनी ए एंड कंपनी बी रिस्पेक्टिवली throughout 1 year. The beginning of year is denoted by x equal to 0 and the end is denoted by x equal to 1. कोई यूज़ नहीं होगा इसका। The predicted profit of company A and B in the same year are given by the function g1x and g2x respectively. The curve represented by the function f1 and g1 are shown in figure this. f1 and g1 इस फिगर में है, and the curve represented by function f2 and g2 का ये इस वाले इसमें दिखाया गया है। सपोज एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द टू कर्व, द ओरिजिनल कर्व एंड द प्रिडिक्टेड कर्व इन द इंटरवल 0 से 1 इज डिफाइंड एज द टू बी द एरर इन प्रिडिक्शन, ठीक है। तो ये जो नीचे का जो इन्फॉर्मेशन है ना, इसका यूज़ क्वेश्चन नंबर 5 में होगा, तो मैं इसे वहाँ समझाऊंगी। अभी जो यूज़ होगा बस यहीं तक का होगा, इस यहाँ तक का। तो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पढ़े तो क्या है, व्हाट विल बी द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम वैल्यू ऑफ f2 एंड g2 इन द इंटरवल 0 से 1। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ भी हमें मिनिमम वैल्यू निकालना है। और हमारे पास जो f2 है, अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं सब चीज़ का, नहीं तो f2 इक्वल टू एक्स क्यूब है, f1 इक्वल टू एक्स क्यूब था, f2 इक्वल टू एक्स है, g1 इक्वल टू रूट एक्स है एंड g2 इक्वल टू e टू द पावर x है। तो मिनिमम वैल्यू निकालना है हमें f2 का, और मैंने बताया कि कैसे निकालते हैं मिनिमम वैल्यू, डिफरेंशिएट करके निकालते हैं। तो क्या, हाँ, ये जो हमारा फंक्शन है f2 ही लिखते हैं, इसे पहले चेंज कर लेते हैं। तो f2 हमारा है f2x इक्वल टू है x, यानी हम इसे कह सकते हैं कि y इक्वल टू x है ये फंक्शन। तो हम क्या इसे हम डिफरेंशिएट करें, अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। एंड 1 को फिर इक्वेट करेंगे जो ऐसा नहीं होगा। बेसिकली जो लीनियर फंक्शन होता है ना, लीनियर फंक्शन है कि जिसके पावर में मैक्सिमम पावर 1 हो, तो ये एक लीनियर फंक्शन है। इसका ग्राफ दिखाएं तो यहाँ पे ग्राफ बना हुआ भी है, मैं दिखाऊँ क्या यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे f2 एंड g2 का बात चल रहा था, तो इस ग्राफ को देखेंगे, f2 एंड g2 का बात चल रहा है, तो इस ग्राफ को देखेंगे तो ये जो
ग्राफ है ये F2 का है, स्ट्रेट लाइन। अगर हमें स्ट्रेट लाइन का मिनिमम वैल्यू बताना है तो क्या हो सकता है, आप ये यहाँ पे गेस करें या देखें और बताएं क्या होगा मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू मीन्स y, ठीक है। अगर कहीं बोलते हैं ना वैल्यू, वैल्यू यानी कि y क्या आएगा उस मतलब मिनिमम वैल्यू यानी कि मिनिमम y क्या हो सकता है इस ग्राफ के लिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें ये 0, अगर हम 0 पॉइंट ले 0 यही इसका मिनिमम होगा ना, क्योंकि ये इसका ग्राफ जो कर्व है ये नीचे तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो मिनिमम क्या हो सकता है, ये 0 हो सकता है। और किसके मीन्स कौन से वैल्यू पे 0 होगा, एक्स के, जब x इक्वल टू 0 होगा तो y इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। बेसिकली यही मैं कहना चाहती हूँ कि जो होता है ना लीनियर फंक्शन, उसका जो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू होता है वो हम डायरेक्ट फंक्शन में पुट करके ये निकाल सकते हैं, उसके लिए हमें डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो हमारे पास यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑफ F2 आ गया 0, एंड G2 का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, G2 हमारे पास ये है, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो G2 हमारे पास है e⁻x। ये भी क्या है, एक इंक्रीजिंग ग्राफ है। अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर हम G'2 जो भी है निकालें, इसका डिफ्रेंशिएशन e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x ही होता है, इसे हम 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा। और जो हमारा e⁻x है ना, e⁻x वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, इसका वैल्यू 0 नहीं होता। अगर आप इसका कर्व देखें, मतलब ग्राफ देखें, तो ये ऐसा जाता है, ये मैंने पॉजिटिव इंटरवल में बनाया, ऐसे जाता है। मीन्स कभी भी इसका जो वैल्यू है ना ये 0 नहीं होता। वैल्यू यानी कि y एक्सिस देखना है आपको, वहीं पे वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये जो मीन्स जो हमारा कर्व है जो कवर कर रहा है वो पॉजिटिव y, मतलब अगर हम इस x पे देखें तो मीन्स कि बेसिकली ये पॉजिटिव y को कवर कर रहा है, और ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। तो जो हमारा e⁻x है ना वो 0 के बराबर नहीं होता है। तो इस केस में फिर हम कैसे निकालेंगे इसका मिनिमम वैल्यू, तो वो निकालने के लिए हमें कर्व देखना होगा। तो जो हमारा कर्व है ना वो इंक्रीजिंग ही है, ये मतलब आप इससे जो था ना ये क्या कहते हैं स्ट्रेट लाइन, इसी की तरह भी आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये ना हमेशा इंक्रीजिंग है। तो मिनिमम कहाँ पे हो रहा होगा, यहाँ पे मिनिमम हो रहा होगा, और यहाँ पे मतलब x क्या है, x इक्वल टू 0, तो मिनिमम कहाँ पे आएगा, x इक्वल टू 0 पे आएगा। क्या आएगा, e⁻0 दैट इज़ 1। तो मिनिमम हमारे पास वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। ये मैंने कर्व को देख के आपको समझाया है कि कैसे कैसे, वैसे तो इसे डायरेक्ट भी सॉल्व किया जा सकता था, वो मैं आगे बता दूँगी, ठीक है। तो ये मैंने कर्व को देखते हुए समझाया है। और हमें क्या निकालना था, एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द फंक्शन F2 माइनस G2 निकालना था, F2 माइनस G2 का मॉड निकालना था। तो ये क्या आ जाएगा, F2 का मिनिमम वैल्यू मेरे पास 0 आया है, माइनस G2 का 1 आया है, इसका मॉड क्या आ जाएगा, 0 माइनस 1 आएगा, उसका मॉड 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है ना वो 1 आ गया। मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ यहाँ पे। तो ये हमारे पास 1 आ गया इसका आंसर। अब हम इसका मेथड 2 देख लेते हैं, या फिर जो मैंने समझाया उसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए। तो कैसे होगा, देखिए जो चीज़ मैंने आपको अभी समझाया कि जो हमको पहले फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो F2 क्या था, F2x इक्वल टू x था, एंड G2x जो था हमारे पास वो e⁻x था। अगर आपको ये चीज़ पता होती है कि हमारा जो लीनियर कर्व है या लीनियर जो भी फंक्शन आएगा उसका मिनिमम अगर हमें वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, x जो मिनिमम हो सकता है पॉसिबल उसे हम पुट कर देंगे, तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ जाएगा बेसिकली। तो हमारे पास इंटरवल क्या था, 0 से 1, ठीक है। तो हमारे पास ये इंटरवल था, तो इंटरवल ये है, तो मिनिमम हम क्या ले सकते हैं x की जगह पे, मिनिमम x क्या हो सकता है इसका, 0 हो सकता है। और ये 0 अगर हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F2x हमारे पास 0 आ जाएगा। तो यही हमारा मिनिमम वैल्यू है। ये चीज़ अगर आपको पता होती तो कितनी जल्दी सॉल्व हो जाता। वैसे ही अगर e⁻x है, ये भी हमारा ना ऐसे ही इंक्रीजिंग, मतलब जो भी है इंक्रीजिंग ही होता है। तो इसकी अगर ये भी आपको पता होता कि e⁻x हमेशा इंक्रीजिंग होता है, अगर मिनिमम वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, मिनिमम पॉसिबल जो x है
वो हम पुट कर देंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 0 से 1 का इंटरवल है ना, आपको 0 से 1 कुछ यहाँ पे आएगा, तो आपको बस इतने ग्राफ पे देखना था, ठीक है। थोड़ा सा इंटरवल को भी ध्यान में रखना होता है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। इतना तक देखना था। तो इस यहाँ तक बस हमारा जो ग्राफ है वो बस इंक्रीज ही कर रहा है स्ट्रेट लाइन के जैसे। तो इसी वाला नेचर से हम कह सकते थे कि जो G2 है, अगर हमें इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है तो हमें x का जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हो जाता है वो रखना पड़ेगा, जो कि 0 है। तो हम डायरेक्ट हम 0 रख देते तो क्या हो जाता है, e⁻0 ये 1 आ जाता है। तो हमारे पास ये मिनिमम वैल्यू दोनों का ही आ गया। मिनिमम आ गया तो हमें डिफरेंस लेना था, तो 0 - 1 1। और एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है कि हमें पॉजिटिव आंसर देना है, पॉजिटिव आंसर देना, ये एब्सोल्यूट का मतलब होता है। यानी कि बेसिकली मॉड ले लो, जो तुम्हारे आंसर आया है ना उसका मॉड ले लो, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, नहीं है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यही था मेरे समझाने का उद्देश्य। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 है चूज द करेक्ट ऑप्शन। और ऑप्शंस क्या है, द एरर इन प्रेडिक्शन, द एरर इन प्रेडिक्शन, एरर इन प्रेडिक्शन। तो वही जो पैराग्राफ दे रखा था उस पर हमें देखना है, तो देखते के बाद देखते हैं। तो जो हमारे पास जो क्वेश्चन है ना, इसमें हर जगह एरर इन प्रेडिक्शन है, एरर इन प्रेडिक्शन। तो हमें देखना पड़ेगा कि एरर इन प्रेडिक्शन क्या बताया गया था हमारे पैराग्राफ में। पैराग्राफ यहाँ है, तो आपको ये लाइन अभी पढ़ना है। क्या है, सपोज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द टू कर्व, द ओरिजिनल कर्व एंड द प्रिडिक्टेड कर्व इन द इंटरवल दिस, इंटरवल भी देखना है, यहाँ पे 0 से 1 है, इज डिफाइंड टू बी एरर इन प्रेडिक्शन। तो एरर इन प्रेडिक्शन क्या है, एरर इन प्रेडिक्शन है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें क्या है, ये एरर इन प्रेडिक्शन हमारे पास क्या बताया गया है, एरर इन प्रेडिक्शन जो है वो किसके इक्वल है, एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ। तो अगर हमें एरर इन प्रेडिक्शन निकालना है तो हम क्या करेंगे, एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ निकाल देंगे बस। तो वही पहले ए में बताना है कि कितना एरर ऑफ प्रेडिक्शन है, ए में बताना है। फिर क्या है, एरर इन प्रेडिक्शन ऑफ कंपनी इज मोर देन कंपनी बी। तो बेसिकली हमें ये दोनों ही निकालना पड़ेगा, एरर इन प्रेडिक्शन फॉर कंपनी ए एंड कंपनी बी। तो यहाँ पे देखें तो कंपनी ए का हमारे पास ये ग्राफ दे रखा था और बी का ये रखा था। आपको थोड़ा सा क्या करना है कि फिर से ये जो पैराग्राफ दे रखा है ना, आपको धीरे धीरे रीड करना है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हमारे पास ये जो दे रखा था ना, ये कंपनी ए का बात कर रहा था और ये कंपनी बी का बात कर रहा था। और हमें एरर इन प्रेडिक्शन निकालना है, दैट इज एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। इस G1 और F1 दोनों के बीच में जो ये शेडेड एरिया है, इसे हमें निकालना है। और इसमें भी कंपनी बी के बारे में ये वाला एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आगे देखते हैं। सो मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख दी हैं, जैसे कि एरिया बाउंडेड इन फिगर 1 दैट इज़ कंपनी ए। तो कंपनी ए का फिगर मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो कैसे निकालेंगे, निकालने के लिए मैंने एरिया बाउंडेड बाय द कर्व का एक फॉर्मूला बताया था ना, यहाँ पे बताया था मैंने, यहाँ पे बताया था। एरिया बिटवीन टू कर्व्स क्या होता है, या तो आपको अगर ग्राफ से पता है कि कौन सा ऊपर कौन सा नीचे, तो आप ऐसे बना लें, नहीं तो आप ये मॉड लगा दें, जो भी आएगा आंसर, ठीक है। तो मैं इस वाले से बता देती हूँ, क्योंकि हमेशा तो हमें ग्राफ तो दिया नहीं होगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे बता देती हूँ, ये वाला से बताती हूँ। तो क्या हो जाएगा, ये मॉड लेंगे और ये हमें क्या निकाला था, F1, ठीक है। तो फॉर्मूला था इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक निकालना है, हमें 0 से 1 तक निकालना है। क्वेश्चन में दिया हुआ था 0 से 1, हमें पता भी है यहाँ पे x का 0 से 1 वैल्यू है यहाँ पे। मॉड ऑफ एफ एक्स, ये मैंने क्यों लगाया, मॉड ऑफ f(x), और हमारे पास f(x) क्या है यहाँ पे, f1x है माइनस g1x। ये मॉड को क्लोज कर दिया मैंने, तो ये हो गया 0 से 1। f(x) हमारे पास क्या था, f(x) का वैल्यू x³ था, x³ माइनस gx जो है हमारे पास √x है। या तो आप इस मॉड को यहाँ लिख लें या बाहर में लिख लें, तो क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये रूट को सही से बनाना है, √x, ठीक है। तो x³ का हो जाएगा इंटीग्रेशन x⁴/4 माइनस इसका क्या हो जाएगा, ये x⁴ क्या है, ये यहाँ पे x⁴ 1/2 है। तो क्या होता है, पावर में 1 ऐड करना है और जो आएगा उसे नीचे लिख देना है, 1/2 + 1। तो क्या आ जाएगा, ये 1/2 + 1 क्या हो जाएगा, ये 2 उधर जाएगा तो
3/2 आ गया, ठीक है, 3/2 आ गया। और ये नीचे में भी 3/2 है, इसे मैं यहाँ बता देती हूँ, कन्फ्यूज़न ना हो जाए। ये हो गया x⁻³ 3/2 तो ये जो 2 है ये ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 x⁻³ और हमें क्या लिमिट डालना है, 0 से 1। तो 0 डालेंगे तो हमें 0 0 ही हो जाना है, 1 डालेंगे तो क्या आएगा, इसका आंसर 1/4 - 2/3 क्या हो जाएगा, 12। 4 3 = 12 - 3 4 4 2 = 8, तो ये आ गया -5, ठीक है, -5/, ठीक है, -5/12। इसे मैं थोड़ा इधर कर देती हूँ, नहीं तो मिक्स हो जाना है इसे। तो जो इसका जो आंसर था ना वो मैंने आगे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। तो ये क्या हो गया, हमें क्या लेना था यहाँ पे, निगेटिव, मतलब यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ रहा है, निगेटिव एरिया आ रहा है, बट एरिया तो पॉजिटिव होता है। एंड हमें यहाँ पे मॉड भी लेना था, यहाँ पे मॉड लेना था ना, ठीक है। तो मॉड, इसका मॉड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, -5/12 का मॉड दे देगा हमारे पास 5/12, तो हमारे पास क्या आ गया आंसर, 5/12। तो द एरर इन प्रेडिक्शन फॉर कंपनी इज 5/12, हाँ ये सही है। ये बोल रहा है कि 11/12, ये गलत है। और फिर अब बी का निकालना पड़ेगा, तो हमें पता चलेगा कि किसका ज़्यादा है। तो बी का निकालने के लिए, तो अब हम यहाँ पे कंपनी बी का निकालते हैं। इधर इन, मतलब जो भी है इधर इन प्रेडिक्शन, जो कि किसके बराबर है, एरिया बिटवीन द कर्व्स के। तो क्या हो जाएगा इसका भी, इसका एरिया हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1, बता यहाँ पे वैल्यू भी 0 से 1 तक का ही है। एंड हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बताया भी गया था, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो बिटवीन इंटरवल 0 से 1 दे दिया गया था। मॉड ऑफ f2, हाँ f2x है -g2x है। मॉड क्लोज 0 से 1, f2x है हमारे पास x के इक्वल, -g2x है हमारे पास e⁻x के इक्वल। यहाँ तो dx लिखा होता है, मैंने यहाँ पे शायद dx नहीं लिखा है, तो आप माइंड मत करना है यहाँ पे, ठीक है, dx लिखा होता है। तो इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² 2 - e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है। इसे 0 से 1 तक का लिमिट रखेंगे, क्या हो जाएगा 1 रखेंगे तो हो जाएगा ये 1/2 एंड फिर e⁻1 माइनस करना है किससे, फिर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0/2, 0 माइनस e⁻0 क्या हो जाएगा, e⁻0 समथिंग (2⁻0 इज 1। तो इसका आंसर आ गया 1/2 - e + 1, ये हो जाएगा 3/2 - e। एंड आप यहाँ पे कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा -1.21 समथिंग आते जाएगा। तो हमें क्या करना था, यहाँ पे मॉड लेना था, तो इसका मॉड ले लेंगे। इसका मॉड, एक मिनट कन्फ्यूजन ना हो जाए फिर से, तो इसका मॉड आ जाएगा 1.21 और हमें यही है जो निकालना था एरिया, ओके। एंड हमें क्या करना है, अब हमें कंपेयर करना है कि किसका एरिया ज़्यादा है। तो देखते हैं ए का क्या था, 5/12। इसे अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लें तो ये हो जाएगा, ये हो गया 0.41 और हमारे पास जो बी था वो 1 पॉइंट समथिंग है और ये 0.41, तो हमें पता चल गया कि कौन ज़्यादा है, बी ज़्यादा है। तो क्या है, द एरर इन प्रेडिक्शन फॉर कंपनी ए, यहाँ बोला है कंपनी ए का ज़्यादा है तो गलत हो गया। द एरर इन प्रेडिक्शन फॉर कंपनी बी इज मोर देन, हाँ ये सही है, कंपनी बी का ज़्यादा एरर इन प्रेडिक्शन, दैट इज एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ। एंड ई में क्या है, द एरर इन प्रेडिक्शन फॉर कंपनी ए एंड बी कैन नॉट बी कंपेयर, ये तो गलत है। तो दो ऑप्शन सही है, ए और डी, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है f(x) = ठीक है, मतलब क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज़ द लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ f अटेंड एट क्रिटिकल पॉइंट। तो हमें लोकल मतलब मिनिमम निकालना है बेसिकली। तो क्या करेंगे, सबसे पहले f' निकालेंगे। तो f' क्या हो जाएगा 3x² - 3, ये यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है, इंटीग्रेट नहीं करना है, ठीक है। तो 3x² - 3 आ गया। अब इसे हमें क्या करना है, 0 से इक्वेट करना है। तो क्या हो जाएगा, इसे इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या हो गया, 3 को कॉमन ले लिए, x² - 1 = 0, ये हो गया 3x + 1 x - 1 = 0 और ये 3 उधर जाके 0 ही हो जाना है। तो हमारे पास x का वैल्यू क्या आएगा 1, -1,
तो मैंने बताया था ना कि हम क्यों यूज़ करते हैं डबल डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि हमारे पास 2 वैल्यू आया है। अब हमें पता करना है कि कहाँ पे हमारा मिनिमम वैल्यू आएगा, 1 पे आएगा या -1 पे आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका डबल डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा 6x, एंड कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन तो 0 होता है। अब हम देखेंगे एट x = 1 हमारा f"x क्या आ रहा है, f"x क्या आएगा, 6 आ जाएगा। और ये 6 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो हमारे पास जो एट x = 1 क्या आ जाएगा, हमारे पास ये मिनिमा आएगा, ठीक है। और जब हम x = -1 पे चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा f"x जो है वो -6 आ जाएगा। और -6 क्या है, लेस देन 0 है। तो क्या होगा, ये यहाँ पे मैक्सिमा आएगा। तो मैं बता दें कि क्यों मैं यहाँ पे यूज़ किए ये, तो हमें पता चल गया क्या कि हमारा कौन से पॉइंट पे आएगा मिनिमा आएगा x = 1 पे। तो मिनिमा और क्या वैल्यू होगा उस मिनिमा का, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये मिनिमम पॉइंट आया है ना x का, उसे हम अपने इक्वेशन में रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू विल बी एट x = 1, दैट इज 1 रखेंगे, इसमें क्या होगा 1 - 3 + 11, तो ये 12 - 3 आ गया 9। तो हमारा आंसर क्या है, 9। इसे कर देते हैं हाईलाइट और इसे हम एक बार और समझाते हैं। तो जब मिनिमम वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करके इक्वेट करेंगे 0 से। तो 0 से हमारे पास क्या आएगा, x का कुछ वैल्यूज़ आएगा, और उस वैल्यू पे हमें पता करना पड़ेगा कि वो मैक्सिमम आएगा कि मिनिमम आएगा, कौन से पॉइंट पे आएगा। उससे पता करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर f"s निकालेंगे। तो हमारे पास जो भी इक्वेशन आएगा उसमें हम अपना x को पुट करेंगे, जहाँ पे ग्रेटर देन 0 आएगा वहाँ पे मिनिमम, जहाँ पे लेस देन 0 आएगा वहाँ पे मैक्सिमम। और अगर हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, जो हमारे पास पॉइंट आया है जिस पे हमारा फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम हो रहा है, उसको हम अपने रियल इक्वेशन में पुट कर देंगे। रियल इक्वेशन में करना है, ना ही f"x में पुट करना है, ना ही f(x) में पुट करना है, मीन्स f"x ना ही f'(x, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे, आप इसे माइंड में रखना है। अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है लेट f(x), मतलब एक फंक्शन दे रखा है f(x) = मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 18x² + 4/6, और x हमारे पास कहाँ से कहाँ तक लिया जा रहा है, x 0 से 6, मीन्स इंटरवल इसका है x बिलोंग टू 0 से 6 का इंटरवल है। द एस्टिमेटेड एरिया ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द इंटरवल इनटू 3 सब इंटरवल। तो यहाँ तक अगर हम पढ़ें सब इंटरवल, तो हमें हमारा जो इंटरवल है ना उसको 3 सब इंटरवल में तोड़ना है, और ऐसे तोड़ना है कि तीनों जो इंटरवल हो ना वो बराबर हो। तो कैसे तोड़ सकते हैं हम, इस 6 को ना 3 भाग में तोड़ना है, तो 6/3 दैट इज़ 2, तो 2 का इंटरवल लेंगे। तो कैसे टूटेगा ये, एक आ जाएगा 0 से 2, एक आ जाएगा फिर 2 से 5, नहीं 2 से 4 आएगा ना, यूनियन, फिर आ जाएगा एक 4 से 6। तो हमारे पास 3 इंटरवल आ गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 सब इंटरवल ऑफ इक्वल लेंथ एंड द लेफ्ट एंड पॉइंट ऑफ द सब इंटरवल फॉर हाइट। तो जो लेफ्ट एंड पॉइंट है ना, तो ये लेफ्ट और ये राइट, ये राइट है ना, ये लेफ्ट। तो जो लेफ्ट एंड पॉइंट है, लेफ्ट एंड पॉइंट, उसे हम क्या ले रहे हैं, हाइट के लिए। ये हाइट है, किसका हाइट है ये बताया जाएगा, हाइट ऑफ द रेक्टेंगल। तो हमें इसमें बोला गया है कि जो हमारा लेफ्ट सब इंटरवल है ना, उसको हमें हाइट मानना है, और हमें निकालना हाइट ऑफ रेक्टेंगल है। तो हम यहाँ पे ना एक चीज़ यहाँ पे लिखते हैं अच्छे से। तो मैं इंटरवल, हमारे पास इंटरवल का लेंथ कितना है, इक्वल टू है 6, ठीक है, 6 का इंटरवल है ना। और हमारे पास नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हैं, हमें बोला गया है कि जो लेफ्ट एंड पॉइंट है इंटरवल का, उसे हमें क्या मानना है, हाइट ऑफ रेक्टेंगल। तो 1 हाइट, 2 हाइट, 3 हाइट, 3 हाइट यानी कि 3 रेक्टेंगल बनेंगे। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास कितने हैं,
3, तो हमें विड्थ पता करना था। विड्थ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, ये हो जाएगा 6/3 दैट इज़ 2। अगर हम इससे थोड़ा सा ग्राफ से विजुअलाइज करवाना चाहें तो जैसे कि ये है, ठीक है, यहाँ पे हम रेक्टेंगल बनाए हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो मान लेते हैं कि ये हमारा हाइट है, तो हमारे पास ब्रेथ क्या होगा, ये वाला ब्रेथ होगा, ठीक है। हमारे पास ये टोटल ब्रेथ जो दे रखा था ना वो 6 दे रखा था, और हमें इसे कितने पार्ट में तोड़ना है, मीन्स कितने रेक्टेंगल बनाने हैं हमें, इसके 3 रेक्टेंगल बनाने हैं, मतलब 3 रेक्टेंगल बनाने हैं ना, नंबर रेक्टेंगल 3 है, तो हमारे पास ब्रेथ क्या आ जाएगा हर एक रेक्टेंगल का, 3 भाग में कटा तो 1 2 3 रेक्टेंगल हमारे पास आ गया, हर एक का जो विड्थ है दैट इज़ 2 है ना, 2 4 6 ऐसे बना, ठीक है। इसीलिए हमने 6/3 किया यहाँ पे, तो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल क्या आ गया, 2 आ गया, और सबका ही विड्थ उतना ही होना है, हर एक रेक्टेंगल का विड्थ उतना ही होना है। हाइट सबके लिए चेंज है, हाइट एक का 0 है, एक का 2 है, एक का 4 है, तो हमें एरिया निकालना है। तो अगर हमें यहाँ पे एरिया निकालना है हमें, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या कह सकते हैं हमें, ब्रेथ इंटू हाइट। वैसे तो लेंथ बोलना चाहिए था, बट अब जो बोला गया उसे मान के हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ब्रेथ तो सबके लिए एक ही है, 2 2 2 2 यानी कॉमन है, बस जो है ना हाइट चेंज हो रहा है। और हाइट मतलब हाइट कैसे है, हाइट कैसे यहाँ पे बोला गया था कि सब इंटरवल फॉर हाइट ऑफ रेक्टेंगल, हाइट ऑफ रेक्टेंगल हमें इस मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, f(0) निकालना पड़ेगा, f(2) निकालना पड़ेगा एंड f(4) निकालना पड़ेगा, तब जाकर हमारे पास हाइट ऑफ रेक्टेंगल्स आएगा। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ था द एस्टिमेटेड एरिया obtained by dividing the interval into 3 sub interval of equal length and the left end point of sub interval for height of the rectangle is, ठीक है। तो हाइट ऑफ रेक्टेंगल कैसे आएगा, ये हमने सब इंटरवल तो बना लिया, बट हाइट ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए हमारे पास जो फंक्शन है उसका यूज़ करना पड़ेगा, उसमें ये इंटरवल डालने पड़ेंगे जो भी वैल्यूज़ है, तब जाके हमारे पास हाइट आएगा। तो सबसे पहले हम हाइट निकालते हैं, हाइट फॉर डिफरेंट एक्स जो भी है वो 0 2 4, तो आगे निकालते हैं आगे वाले पेज पे। तो मैंने यहाँ पे f(x) को इधर लिख दिया। अब हमें निकालना क्या क्या था, सबसे पहले निकालना है f(0), देन निकालना है f(2), देन निकालना है f(4), यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहले निकालना है f(0), f(2) फिर f(4), फंक्शन भी मैंने लिख दिया, तो निकालते हैं। सबसे पहले f(0) कितना आएगा, 0 + 4/6 हो जाएगा, दैट इज़ 4/6, एंड फिर f(2) निकालना है तो क्या होगा, 18 × 4 + 4/6, 18 होगा 32 + 4/6, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना, इसका वैल्यू आ जाएगा 218/3। फिर निकालना है f(4), तो क्या हो जाएगा, 18 × 16 + 4/6, तो ये हो जाएगा 866/3। अब हमें पास ये चीज़ आ गया, तो अब एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया क्या था, एरिया इक्वल टू था, ब्रेथ तो सबके लिए कॉमन था 2, फिर हाइट अलग अलग था, हाइट था एक 4/6 + 218/3 + 866/3। आप इसे अलग अलग भी कर सकते हो, जैसे कि फर्स्ट का एरिया क्या आ जाता, फर्स्ट एरिया आ जाता 2 × 4/6, सेकेंड एरिया आ जाता 2 × 218/3, वैसे ही थर्ड एरिया आ जाता है, क्योंकि हमारे पास जो ब्रेथ इंटू हाइट है, ये ब्रेथ इंटू हाइट है, क्योंकि ये फिर हम सबको क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। बट क्योंकि हमारे पास ब्रेथ जो है वो कॉमन है, एंड बेस भी कहीं ना कहीं हम कॉमन कर सकते हैं, यहाँ पे इसे काट देंगे ना, तो ये हो जाएगा 2/3 आ जाएगा, तो हमारे पास बेस भी कॉमन हो गया, तो हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। 2/3, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 × 1086/3, आंसर आ गया इसका 724। ठीक है, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है या तो ऐसे भी कैलकुलेट हो जाएगा ये वाला, तो इसका आंसर आ गया 724। यही हमें बताना था इस क्वेश्चन में, यही हमें बताना था। तो अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में f(x) हमें दे रखा है, हमें बताना है व्हाट इज़ ग्लोबल मिनिमम ऑफ f। तो यहाँ पे ग्लोबल मिनिमम आ गया किसमें, 0 से 20 के बीच में। और एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे लोकल मिनिमम या कुछ लोकल मैक्सिमम बोला जाए, या ग्लोबल मिनिमम या मैक्सिमम बोला जाए। तो लोकल मिनिमम क्या होता है कि लोकल यानी कि आस पड़ोस में मिनिमम क्या होगा, ग्लोबल मतलब कि विश्व में सबसे मिनिमम, ऐसा अगर हम जनरल में बता रहे हैं कि अगर ग्लोबल बोला है कि मीन्स कि
पूरा जितना भी हमें इंटरवल दिया है उस इंटरवल में सबसे छोटा क्या है वो ग्लोबल मिनिमम हो जाएगा। लोकल मिनिमम होता है कि एक या एक से ज़्यादा भी लोकल मिनिमम हो सकता है, बट ग्लोबल मिनिमम एक ही होता है, ठीक है। ऐसा लोकल मिनिमम और ग्लोबल मिनिमम। तो ग्लोबल मिनिमम हमें निकालना है कहाँ में, 0 से 20 के बीच में, और हमें पास 0 से 2 इंटरवल में है ये, 0 से 10 के बीच में ये चीज़ है और 10 से 20 के बीच में ये चीज़ है। हम देखते हैं इन 0 से 10, तो हमारे पास क्या है, ये एक लीनियर फंक्शन है, लीनियर है ना, x⁴ मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये हमारे पास एक लीनियर फंक्शन है। और मैंने क्या बताया था कि लीनियर फंक्शन में अगर हमें मिनिमम निकालना हो तो हम क्या करते हैं, सबसे छोटा वैल्यू होगा वो पुट कर देंगे। सबसे छोटा वैल्यू क्या है x का, x मिनिमम कितना है हमारे पास 0, तो हमारे पास जो fx मिनिमम आएगा कितना आएगा, यहाँ पे 0 पुट करेंगे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ऐसे ही करते हैं आप लोग, बट एक ट्विस्ट है यहाँ पे। ट्विस्ट ये है कि जो हमारा जो ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये निगेटिव स्लोप का है। निगेटिव स्लोप का मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे मतलब ग्राफ बनाऊँ थोड़ा सा, तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, एंड जो हमारा मतलब ये क्या निगेटिव स्लोप का जो होता है ना, मतलब ये ऐसे जाएगा, कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसे घटता है, ठीक है। तो घटता है मीन्स कोई चीज़ घट रहा है। तो अगर कोई चीज़ घट रहा है तो क्या, सबसे पहले बड़ा वैल्यू आएगा, कुछ बड़ा वैल्यू आएगा, जैसे कि 100 आया, 99 आया, 98 आया, 97 आया। तो अगर कोई चीज़ घट रहा है तो सबसे स्टार्ट में क्या आता है, सबसे बड़ा वैल्यू, सबसे लास्ट में क्या आएगा, सबसे छोटा वैल्यू आएगा। और हमने यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमें 0 से 10 के बीच में था, ठीक है, 1 2 3 बीच में आएगा। तो जब घट रहा है कोई चीज़, ये 0, तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा x का वैल्यू बढ़ रहा है, और जो हमारा fx है ना, fx, क्योंकि ये हमारा ग्राफ घट रहा है तो fx हमारा घट रहा है, तो सबसे छोटा वैल्यू कहाँ पे आएगा, ये f(10) पे आएगा, ठीक है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना कर्व का नेचर भी समझना होता है, थोड़ा बहुत इमेजिन करना होता है। उस वक्त ना हमारा जो कर्व था उसका स्लोप पॉजिटिव था, मीन्स कि वो इंक्रीज कर रहा है, बट यहाँ पे हमारा स्लोप निगेटिव है, यहाँ -2 है ना, तो निगेटिव है, तो हमारा स्लोप डिक्रीज कर रहा है, यानी हमारा ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। तो घट रहा है तो घटेगा, तो सबसे छोटा वैल्यू क्या आएगा, सबसे लास्ट में, यानी कि f(10) पे आएगा। तो हम यहाँ पे f(10) निकाल लेंगे, ना कि f(0). तो इसे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। तो तो हमारा क्या आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तो f मिनिमम क्या आ जाएगा, f(10) पे आएगा, जो कि होगा -20 + 9 दैट इज़ -11। और आप यहाँ पे वैल्यू भी कंपेयर कर सकते हैं। हमारे पास 0 पे वैल्यू 9 आया, जबकि 10 में वैल्यू -1 आया। छोटा कौन सा है, -11 छोटा है, ठीक है। तो 0 से 10 के बीच में छोटा वैल्यू क्या है, -11। अब देखते हैं 10 से 20 के बीच में। अब हमारा इंटरवल है x बिलोंग टू 10 से 20, 10 से 20, और हमारे पास जो fx है वो x² है। तो अगर हम इसका ग्राफ से थोड़ा सा समझाएं तो क्या होगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इसका जो ग्राफ बनता है ये ऐसा ओरिजिन से पास करता है। हमें 10 से 20 के बीच में बताना है, तो 10 इधर ही आएगा, 20 भी इधर ही आएगा। 10 से 20 के बीच में हमें बस इतना ग्राफ पे ध्यान देना है, इधर से हमें मतलब ही नहीं है, तो इधर ध्यान मत दीजिएगा, बस यहाँ पे देखना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें इधर, तो हमारा ग्राफ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगा, 10 पे आएगा कि 20 पे आएगा। तो अगर हम 20 का देखें तो 20 ऐसे जाएगा, ऐसे मतलब ऐसे 20 यहाँ पे आएगा, तो इसका y ना कुछ यहाँ पे रहेगा, ऐसे मैच करें तो इसका y यहाँ पे कुछ रहेगा, एंड ये जो 10 है ये यहाँ पे है, तो इसका y कुछ यहाँ पे रहेगा। तो मिनिमम कहाँ पे आएगा, छोटा कौन सा होगा, ये वाला y कब आएगा, जब हमारा ये क्या है 10 है। तो एट x = 10 हमारा जो फंक्शन है ना वो मिनिमम आएगा, fx हमारा क्या आएगा, मिनिमम आएगा। तो हमें f(10) निकालना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 100 का 10 का स्क्वायर दैट इज़ 100, ठीक है। तो बिटवीन मतलब 10 से 20 के बीच में हमारा जो मिनिमम वैल्यू आया है वो 100 आया है, एंड हमें ग्लोबल मिनिमम निकालना है, यानी कि विश्व में सबसे छोटा, यानी कि 0 से 20 तक में सबसे छोटा। तो 0 से 10 तक में सबसे छोटा क्या था, देखते हैं, मिनिमम था -11, और 10 से 20 के बीच में सबसे छोटा क्या आया हमारे पास 100। तो इन दोनों में सबसे छोटा क्या है, -11, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, -11।
तो ग्लोबल मिनिमम है हमारा -11। ठीक है, अब देखते हैं आगे लास्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है x - y = 10 है, तो हमारे पास क्या होगा, लिस्ट वैल्यू क्या होगा 2xy का। तो सबसे पहले 2xy निकालना पड़ेगा। तो x और y, तो हम क्या करते हैं, हमें ये दे रखा है तो हम x - 10 = y होगा, ये चीज़ हम बोल सकते हैं। तो हमारे पास 2xy क्या हो जाएगा, 2 × x, और y क्या है, y है हमारे पास x - 10, तो क्या हो गया ये 2x² - 20x हो गया। इसका हमें मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो इसे हम कुछ f(x) मान लेते हैं, और इसका लीस्ट वैल्यू यानी कि मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, डिफ्रेंशिएट करके, बेसिकली वैसे ही। तो f' निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x - 20 हो गया। तो x = क्या आ गया, 5। एक ही वैल्यू आया है, मीन्स कि इसी पे मिनिमम होगा। और मिनिमम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस जो वैल्यू x जो आया है उसको इसमें इक्वे रख देते हैं। हमारे पास fx है, यानी जिसका हमें मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो क्या आ जाएगा, 2 × 5 का स्क्वायर -20 × 5, ये हो जाएगा 25 × 2 50 -100, तो आ गया -50। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, बस जल्दी से सॉल्व हो गया। तो यही था लास्ट क्वेश्चन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे आ जाएगा, जो भी वीक है बचे हुए हैं उसका मैं जल्दी से ही ख़त्म करने का ट्राई करूँगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।